नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज हम कंटेंट लेकर उपस्थित हुए हैं शोध प्रश्न एवं परिकल्पना, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। देखते हैं शोध प्रश्न क्या होता है। शोध प्रश्न किसी विषय का विश्लेषण या जांच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसकी प्रकृति होती है जिज्ञासु। शोध प्रश्न का प्रकार अनुसंधान डिजाइन को प्रभावित करता है। शोध प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। डेटा एकत्र हो जाने के बाद इन प्रश्नों का विश्लेषण करके निष्कर्ष बनाया जा सकता है। अतः शोध प्रश्न के प्रकार में अध्ययन किए जा रहे विषय यानी उद्देश्य, चर या चरों की जनसंख्या को शामिल करना चाहिए। शोध प्रश्न के प्रकार। शोध प्रश्न के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, या हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कारण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न 2 या 2 से अधिक परिघटनाओं की तुलना करता है और यह निर्धारित करता है कि उसमें क्या कोई संबंध मौजूद है। यदि है तो इसे संबंध अनुसंधान प्रश्न भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, क्या बच्चों के आहार में कैल्शियम की मात्रा प्रति वर्ष होने वाले दांतों की बीमारी की संख्या को प्रभावित करती है? ये प्रश्न बनता है, तो ये कारण प्रश्न हो गया। कौन सा प्रश्न? क्या बच्चों के आहार में कैल्शियम की मात्रा प्रति वर्ष होने वाली दांतों की बीमारी की संख्या को प्रभावित करती है? ऐसे हम कई प्रश्न बना सकते हैं जो शोध में कारण प्रश्न बनेंगे। दूसरा है प्रश्न डिटेल्ड क्वेश्चन, यानी वर्णन करने वाले प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न कहेंगे, विवरणात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं इसको। इस प्रकार के प्रश्न घटना का वर्णन करते हैं और सामान्यतः कितना, कितनी बार या परिवर्तन क्या है का अध्ययन करते हैं। उदाहरण लें तो 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र कितनी बार ट्विटर का प्रयोग करते हैं, या कोई बालक या कोई कार्य करने वाला व्यक्ति, कर्मचारी ट्विटर को या ईमेल को दिन भर में कितनी बार देखता है, उपयोग करता है, इसका अध्ययन शामिल हो सकता है प्रश्न में। वर्णनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसमें क्या अंतर है से शुरू होता है, जिसमें यह ध्येय होता है कि क्या अंतर है। यानी इस प्रकार के प्रश्न एक या अधिक चर के संबंध में 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच अंतर की जांच करते हैं। ये प्रश्न सामान्यतया क्या अंतर है से प्रारंभ होकर और अनुसंधान परिणाम पर समाप्त होते हैं। उदाहरण, हाई स्कूल की लड़कियां और लड़कों के कैलोरी सेवन में क्या अंतर है? ये आपका प्रश्न बनता है। इस प्रकार का उदाहरण तुलनात्मक प्रश्न के लिए होता है। अब देखते हैं शोध के उद्देश्य या लक्ष्य। लक्ष्य और उद्देश्य में इतना ही अंतर होता है कि लक्ष्य छोटा होता है और वो पूरा किया जा सकता है, और उद्देश्य कभी न समाप्त होने वाला है और विस्तृत होता है, और ये निरंतर चलता रहता है। उद्देश्य बदलते रहते हैं। तो हम यहाँ पे उद्देश्य देखेंगे शोध के। तो देखें, पहला है मानव ज्ञान में बढ़ोतरी करना। यानी अनुसंधान का उद्देश्य होता है कि अंतरिम लक्ष्य होता है कि परीक्षण उद्देश्य एवं लक्ष्य मानव ज्ञान में बढ़ोतरी करना। दूसरा है प्रत्येक कार्य या घटना के कारण का अवलोकन करना। अवलोकन माने सामान्य दृष्टिपात करना। यदि निरीक्षण करना है तो वो ध्यान को केंद्रित करके देखना कहते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा बिंदु है शोध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्तमान परिस्थितियों का निरीक्षण करना। यानी वर्तमान बनी हुई परिस्थितियों में हम ध्यान केंद्रित करके देखते हैं। ये देखना, ये इसका लक्ष्य है।
संभावित अध्ययन में नए क्षेत्रों और वैज्ञानिकों को विशिष्ट दिशा पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। समान घटनाओं के बारे में पूर्व अध्ययन की समीक्षा करना। इसमें कहा गया है कि समान घटनाओं के बारे में पूर्व अध्ययनों के माध्यम से स्थानांतरण और समीक्षा की अनुमति या दिलाना देना, ये इसका शोध का लक्ष्य होता है। नए क्षेत्र विशिष्टताओं का ध्यान आकर्षण करना। नए क्षेत्र विशिष्टताएं जैसे संभावित अध्ययन के नए क्षेत्रों और वैज्ञानिकों को विशिष्ट दिशा पर ध्यान केंद्रित करने का एक ये उद्देश्य है, लक्ष्य है। यदि हम और आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। लक्षित विषय, वस्तु, घटना, व्यक्ति, समूह, स्थिति का सही विवरण जुटाना। विस्मृत या अलक्षित लक्ष्यों को, तथ्यों को अवलोकित करना। नए तथ्यों की खोज करना। एकाधिक प्रसंगों के साम्य वैषम्य का बोध कराना, ये सब उद्देश्य में शामिल होता है। दुविधाओं, शंकाओं, समस्याओं का निराकरण ढूंढना या करना इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं परिकल्पना। परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना हमने बताया था पहले भी, और आप देखिए, परिकल्पना मतलब होता है कि किसी समस्या का संभावित हल ढूंढना ही या सुझाया गया उत्तर ही परिकल्पना है। परिकल्पना किसी भी समस्या के लिए सुझाया गया वह उत्तर है जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती है। जो जांच न की जाए वो परिकल्पना में, हाइपोथेसिस में शामिल नहीं है। यह इंगित करता है कि यह दो या दो से अधिक चरों के बीच किस प्रकार का संबंध रखता है तथा यह अनुसंधान के विकास के लिए उद्देश्यपूर्ण आधार प्रदान करता है। ठीक, उसे आधार देता है। सामान्य व्यवहार में परिकल्पना का अर्थ होता है कि अस्थायी विचार जिसके गुण अवगुण अभी सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं, ये शोध के बाद ही होगा। सामान्य तौर पर वैज्ञानिक परिकल्पनाएं गणितीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, जो परिकल्पनाएं अच्छी तरह परखने के बाद सुस्थापित हो जाती हैं। इसको ही हम सिद्धांत कहते हैं। पहले विचार, फिर तथ्य, तथ्य के बाद फिर अवधारणाएं, अवधारणाएं के बाद जब हम ये परिकल्पना करते हैं उसके बाद सिद्धांत रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब वो सिद्धांत बन जाता है। मैकग्विन ने कहा है कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। परिकल्पना माने जो स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो दिया गया है जो दो चर या दो से अधिक चरों के को सक्षम बनाने के लिए संबंधित करने वाला एक स्टेटमेंट है। परिकल्पना की विशेषताएं देखें तो क्या होता है? परिकल्पना की विशेषताएं लिख गया है। ये विशेषताएं यदि हम इसी को कह दें परीक्षण योग्य होती हैं परिकल्पनाएं, तो ये उत्तम परिकल्पना परीक्षण योग्य होती हैं, तो ये परिकल्पना की विशेषताएं हो जाएंगी। परिकल्पना उत्तम परिकल्पना व्यापक एवं तर्कपूर्ण होती हैं, तो ये परिकल्पना की विशेषता हो जाएगी। परिकल्पनाओं में सिद्धांत और तथ्यों से संबंधित अच्छी परिकल्पना सिद्धांत और तथ्यों से संबंधित होती हैं, तो ये आपकी परिकल्पना की विशेषताएं हो जाएंगी। यदि परिकल्पना के प्रत्यय के रूप में स्पष्ट किया जाता है, ये आपका हो जाएगा परिकल्पना की विशेषताएं। लेकिन यदि हम परिकल्पना के लिए या परिकल्पना चुनाव में सावधानियां ढूंढें तो इस प्रकार लिखा जाएगा: परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए, परिकल्पना व्यापक एवं तर्कपूर्ण होनी चाहिए, परिकल्पना में सिद्धांतों व तथ्यों से संबंधित होना चाहिए, परिकल्पना को संप्रत्यय के रूप में स्पष्ट करना चाहिए। ये बात आपको कही गई है आपके लिए। ठीक, इसको और स्पष्ट करें तो परिकल्पना की विशेषताएं हम और स्पष्ट करते हैं तो परिकल्पना को जांच योग्य होना चाहिए, बनाई गई परिकल्पना का तालमेल अध्ययन क्षेत्र से होना चाहिए, परिकल्पनाओं को मितव्ययी होना चाहिए, परिकल्पना तर्कपूर्ण होनी चाहिए, परिकल्पना में अध्ययन क्षेत्र के मौजूद सिद्धांतों और तथ्यों का उपयोग होना चाहिए, परिकल्पना को संप्रत्यय के रूप में स्पष्ट करना चाहिए, परिकल्पना को अध्ययन क्षेत्र के मौजूद सिद्धांतों और तथ्यों से सटीक होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा। जहाँ चाहिए लग जाता वहाँ हो जाती है संबंधित सावधानी।
और जहाँ पर लाभ होता है, प्राप्त किया जाता है, यह गुण है, तो विशेषताएं, लाभ या ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो बन जाएगा। धन्यवाद।